हेलो बेटा, आज हम करेंगे आगे भारत के भुगतान शेष। तो भारत के भुगतान शेष के प्रतिकूल या घाटे का होना एक गंभीर समस्या है। इस समस्या का विस्तृत अध्ययन करने से पहले ये जानना जरूरी है भुगतान शेष होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे भुगतान शेष है क्या। भुगतान शेष से अभिप्राय उस लेन देन से है जिसमें किसी देश के निश्चित समय में अन्य देशों में होने वाले सभी आर्थिक लेन देनों का उल्लेख होता है। इट मीन्स क्या है, उस लेन देन से है जो हम खरीद बेच करते हैं, उससे है जिसमें किसी देश के एक फिक्स टाइम पीरियड में दूसरे देशों के साथ उसने जो भी कैश में लेना देना किया है उसका जो लेखा जोखा होता है उसे क्या कहते हैं, भुगतान शेष। किसी देश के भुगतान शेष तो भुगतान शेष का केवल एक भाग है। यह वस्तुओं और सेवाओं के आयात तथा निर्यात के मूल्य का अंतर होता है। भाई कितना हमने आयात किया, कितना हमने निर्यात किया। हमने अगर आयात ज़्यादा किया है, निर्यात कम है तो नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा। और हमने आयात कम किया है, निर्यात ज़्यादा तो पॉजिटिव आएगा। तो भुगतान शेष के दो खाते होते हैं। कौन सा? चालू खाता, जिसको हम करंट अकाउंट कहते हैं। चालू खाते में वस्तु और व्यापार के दृश्य मदों, जिसको हम विजिबल देख सकते हैं। सेवाएं जैसे बीमा, बैंकिंग आदि अदृश्य। जैसे भाई मशीनरी वगैरह है, ये तो क्या है, दृश्य मदें हैं। ठीक है, सामान है, मशीनरी है, गुड्स वगैरह जो भी हैं। जो सर्विसेज क्या होती हैं, इनविजिबल, यानी कि जिसको देखा नहीं जा सकता। हम इंश्योरेंस करवाते हैं, हम इंश्योरेंस को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हमने डाकखाने की सेवा ली, क्या हम उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते। जो भी सर्विसेज होती हैं उनको हम देख नहीं सकते। ठीक है, लेकिन मशीनरी वगैरह इनकी शेप होती है, इनका वजन होता है, ये दिखती हैं हमें, इसलिए क्या है, विजिबल। और जो दिखती नहीं जैसे सर्विसेज, वो क्या होते हैं, इनविजिबल। तो के निर्यात तथा आयात के मूल्य को अंतर को शामिल किया जाता है। दूसरा होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। इसके अंतर्गत पूंजीगत भुगतानों तथा प्राप्तियों को शामिल किया जाता है, यानी कैपिटल टाइप की जो भी हमने पेमेंट और रिसिप्ट किया उसको इंक्लूड किया जाता है। भुगतान शेष के अनुकूल या प्रतिकूल होने से हमारा अभिप्राय चालू खाते के अनुकूल या प्रतिकूल होने से, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के नेगेटिव या पॉजिटिव होने से क्या अभिप्राय है कि जो हमारा करंट अकाउंट है, ना कि कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट से है बस। करंट अकाउंट में क्या है, हमने सर्विसेज एंड गुड्स को शामिल किया है, इंक्लूड किया है, तो उनसे हमारा जो करंट अकाउंट है हमारा अनुकूल है या प्रतिकूल है। भुगतान शेष के घाटे का अभिप्राय यह है कि भारत के दृश्य और अदृश्य आयात अधिक हैं तथा उनकी तुलना में दृश्य और अदृश्य निर्यात कम। इट मीन्स मैंने आपको पहले बताया था, हम ज़्यादा चीज़ें मंगाएंगे बेचेंगे कम, इट मीन्स ज़्यादा नेगेटिव आ जाएगा। और अगर हम बेचेंगे ज़्यादा मंगाएंगे कम तो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमारे आयात यानी कि इंपोर्ट ज़्यादा है, हमारे एक्सपोर्ट से एक्सपोर्ट कम है, तो ऑटोमेटिक है हमारा नेगेटिव फेवरेबल नहीं होगा, अनुकूल नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं भुगतान शेष के अनुकूल होने का अर्थ है कि भारत के विदेशी व्यापार लाभ का है, भारत का विदेशी व्यापार लाभ का है, अर्थात भारत के दृश्य और दृश्य निर्यात अधिक है और उनकी तुलना में हमारे दृश्य आयात। सीधा सीधा मैंने बता दिया गुड्स एंड सर्विसेज का। अगर ये हमारे इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट ज़्यादा, मंगाया हमने कम है, बेचा ज़्यादा है, इट मीन्स हमारा फेवरेबल है। और अगर हमने मंगाया ज़्यादा है, बेचा कम है तो अनफेवरेबल है। अभी कह रहे भुगतान शेष की प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं, फेवरेबल कब है, अनफेवरेबल कब है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट देखिए, जहाँ पे नेगेटिव है अनफेवरेबल है, जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ पे फेवरेबल होगा। जैसे इसमें फेवरेबल था हमारा, किसमें 69 to 74 तक और 74 to 79 तक हमारा फेवरेबल था, बाकी सारा क्या है, अनफेवरेबल है। ठीक है, आगे ये कह रहा है कि प्रतिकूल भुगतान शेष के कारण क्या हैं। तो क्या है, मशीनों का आयात। स्वतंत्रता के पश्चात भारत मशीनों का आयात दो कारणों से बढ़ गया है। पहला क्या, दूसरा जो विश्व युद्ध था उसमें कारखाने से अधिक काम लिया गया, इससे उनकी मशीनें घिस गई तथा पुरानी पड़ गई। इनको बदलने के लिए विदेशों से काफ़ी पैसे की नई मशीनें मंगवानी पड़ी। दूसरा कारण क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं के कारण देश के औद्योगिकरण के लिए भी बहुत अधिक मूल्य की मशीनों के आयात ने भारत के भुगतान शेष को प्रतिकूल कर दिया है। दूसरा है युद्ध सामग्री का आयात। भारत को चीन तथा पाकिस्तान से रक्षा करने के लिए विदेशों से अधिक मूल्य की युद्ध सामग्री मंगवानी पड़ी। इनके आयात ने भी भुगतान शेष को असंतुलित बना दिया। दूसरा है उपभोक्ता संतुलन की अधिक मांग।
तो युद्ध के बाद न केवल विदेशी बल्कि भारतीय वस्तुओं की मांग भी बढ़ गई। पहले तिलहन, चाय, कच्चा लोहा अधिक मात्रा में निर्यात किए जाते थे, परंतु अब इनका उपयोग देश के अंदर ही बढ़ गया है, अतः निर्यात कम होने लगे हैं। चौथा है कीमत असंतुलन। राजकोषीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1945 के बाद से वस्तुओं के घरेलू दामों और विदेशी व्यापार प्रसारण बढ़ गया है। आगे है विदेशी प्रतियोगिता। भारत मुख्य रूप से पटसन, चाय, कपड़े का निर्यात करता था, परंतु अब इन वस्तुओं में विदेशी प्रतियोगिता बढ़ने लगी है। जैसे जूट बांग्लादेश से और चाय श्रीलंका से, सूती वस्त्र पूर्वी अफ्रीका से आने लगे हैं, जिससे हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया है। फिर है हमारे पास पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि। पिछले कई वर्षों से पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि होने के कारण आयात का मूल्य बहुत अधिक बढ़ गया, क्योंकि हम तेलीय जो देश हैं उनसे मंगवाते हैं, तो उसमें हमारा पैसा ज़्यादा तेल में चला जाता है। आगे है विदेशी ऋणों पर ब्याज का भुगतान। भारत के ऊपर 31 मार्च 2012 तक कुल देखिए इतने करोड़ के विदेशी ऋण थे। इन ऋणों पर 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा ब्याज विदेशों में दिया जाता था। इससे हमारा भुगतान शेष असंतुलित हो गया था। तो बेटा आज हमने किया है कि भुगतान शेष होता क्या है, इसकी प्रवृत्तियाँ क्या हैं और भुगतान शेष होने के कारण क्या हैं। तो आप इनको लर्न भी करोगे और राइट भी करोगे। ठीक है, थैंक यू।